दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है सास ने रची बहू के खिलाफ साजिश। सुमित बेटा, जल्दी से बाहर आ। दीक्षा के ससुराल वाले फिर से उसे मायके छोड़ कर चले गए हैं। अभी अभी तेरी चाची का फ़ोन आया था। पता नहीं क्या भाग्य है बेचारी का, जो बार बार उसे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। पता नहीं कैसे जालिम ससुराल वाले मिले हैं। चल जल्दी चल, तुम्हारी चाची के घर चलना है। कविता जी ने अपने बेटे सुमित को आवाज़ लगाई और फिर खुद भी अपनी देवरानी के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। देवरानी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। कविता जी और सुमित जल्दी ही उनके घर के लिए निकल गए। उनके घर पहुंचकर कविता जी ने देखा कि दीक्षा के माता पिता चुपचाप ड्राइंग रूम में गहन चिंतित मुद्रा में बैठे थे। तभी कविता ने दीक्षा के पिता से पूछा, रमेश, अब ऐसा क्या हो गया? दीक्षा फिर से वापस क्यों आ गई? तो दीक्षा के पिता ने कहा, पता नहीं भाभी, कैसे घर में बेटी को ब्याह दिया है। बहुत ही बेकार और निकृष्ट कोटि के लोग हैं। बात बात पर दीक्षा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और बात बात पर उसे मायके छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं पढ़े लिखे हैं भी या सिर्फ पढ़े लिखे होने का दिखावा करते हैं। ऐसे गंदे लोगों के घर मेरी बेटी की शादी हो गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं करूं तो क्या करूं? कविता जी बचपन से ही दीक्षा को बहुत प्यार करती थी। बचपन से उसे पाला था उन्होंने, इसलिए दीक्षा का कष्ट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, दीक्षा कहाँ है मेरी बच्ची? पहले उसे बुलाओ। कहते हुए कविता जी अंदर की तरफ बढ़ गईं। वहां जाकर देखा तो दीक्षा की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। ताई जी को देखते ही दीक्षा उनके गले से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। बचपन से ही दीक्षा अपनी माँ से ज़्यादा अपनी ताई जी के करीब थी, क्योंकि दीक्षा की माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी और बहुत कम बोलती थी, पर दाई जी बहुत तेज तर्रार थी और दीक्षा के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। इसलिए दीक्षा अपनी ताई जी के ज़्यादा करीब थी। वैसे भी ताई जी की कोई बेटी नहीं थी। उन्होंने दीक्षा को अपनी बेटी की तरह ही पाला था, इसलिए उसके हालात देखकर कविता जी को भी रोना आ गया। उन्होंने कहा, अरे बेटी, तू उन जालिम लोगों के लिए अपने आंसू क्यों बेकार में बहा रही है? वो लोग इस लायक ही नहीं कि तू उनके लिए आंसू बहाए। चल बता जल्दी से क्या हुआ? तो दीक्षा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, होना क्या है ताई जी? वही रोज फालतू की किचकिच मेरे जालिम पति के लिए। उसकी माँ और बहन के अलावा कोई और मायने नहीं रखता। माँ और बेटा बात बात पर मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। ऐसे जाहिल लोग हैं कि आपको क्या बताऊं। लगता ही नहीं कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग हैं। कविता जी ने कहा, क्या मतलब? तो दीक्षा बोली, हर वक्त मुझे उसकी माँ और बहन गालियाँ देती रहती हैं और मेरा पति तो माँ और बहन की मुट्ठी में है। वो जैसा बोलती है वही उसे सुनाई देता है। इस बार तो उसने मेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया। कविता जी को ये सुनकर बहुत जोर का गुस्सा आया। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाए? और क्या सिखाया है मैंने तुझे बचपन से? उस आदमी ने तेरे ऊपर हाथ उठाया और तूने चुपचाप सहन कर लिया। तुझे इसका माकूल जवाब वहीं पर देना चाहिए था। बचपन से तुझे इतना कुछ सिखाया मैंने और फिर भी तुम अपनी माँ जैसी बन गई। मतलब? दीक्षा ने हैरानी से अपनी ताई जी की तरफ देखते हुए कहा। तो कविता जी बोली, बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो गई हो तू। कहते हुए वो दीक्षा को बाहर उसकी माँ के पास ले गई और जाकर बोली, ले तेरी बेटी भी आज तेरे जैसी ही बन गई है। बचपन से इसे मैंने पाला और सोचा था कि इसे अपने जैसी बनाऊंगी, लेकिन देखा आज अपने पति की मार खाकर चुपचाप यहाँ आ गई और दिखा दिया कि ये तेरी ही पैदाइश है। दीक्षा कभी कविता जी की ओर देख रही थी तो कभी अपनी माँ की ओर। तभी कविता जी ने कहा, हाँ सही बोल रही हूँ बेटी, ये जो तेरी माँ है इसका क्या हाल था यहाँ ब्याह कराने के बाद? तुझे शायद पता नहीं, तेरी दादी यानी कि हमारी सासू माँ बहुत ही तेज तर्रार औरत थी और बहू को बहुत दबा कर रखती थी।
मैं तो शुरू से ही तेज थी, इसलिए मुझ पर उनका हुक्म नहीं चलता था। पर तेरी माँ जब शादी करके आई तो इसके मुंह में तो जबान ही नहीं थी, इसलिए तुम्हारी दादी ने इसका बुरा हाल कर रख दिया था। फिर मुझे लगा कि अगर मैं तेरी माँ के लिए कदम नहीं बढ़ाऊंगी तो तेरी माँ को का तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेरे पिता की भी अपनी माँ के सामने जुबान नहीं खोलती थी। आज बेटी का दुख देखकर इन्हें दर्द हो रहा है और अपनी पत्नी का इनसे बर्दाश्त हो जाता था। फिर मैंने तेरी माँ के लिए आवाज़ उठाई और तेरी दादी से लड़ी और बोल दिया कि मेरी देवरानी को कुछ भी कहा तो पहले मेरा सामना करना पड़ेगा, और तब जाकर तेरी दादी ने तेरी माँ से लड़ना कम किया। नहीं तो तेरी दादी का बस चलता तो तेरी माँ को जिंदा रहने नहीं देती। आज देख, तू भी अपनी माँ जैसी बन गई है। तुझे मैंने पाला है बेटा, अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश की। बचपन से देखा है तूने अपनी ताई जी को। किसी की हिम्मत है मुझे कुछ बोल दे, इसलिए मेरे जैसी बन। अगर तेरा पति एक बोले तो तू उसे 4 जवाब दे। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख। बेटी ने ससुराल वालों की इतनी हिम्मत की तेरे ऊपर हाथ उठाए, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में रख दे। यदि कोई प्यार दे तो उसका जवाब प्यार से देना, लेकिन अगर कोई तिरस्कार करे तो उसका जवाब दुगने तिरस्कार में करना। बचपन से तुझे यही शिक्षा दी है मैंने। जब तक तू अपनी कदर खुद नहीं करेगी, कोई तेरी कदर नहीं करने वाला। मत बन अपनी माँ जैसी, क्योंकि जरूरी नहीं तेरी भी जिंदगी तेरी माँ जैसी आसानी से कट जाएगी। तेरी माँ को तो एक जेठानी मिल गई, पर तुझे कोई देवरानी जेठानी नहीं मिलने वाली। तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तभी दीक्षा ने कहा, हाँ ताई जी, आप सही बोल रही हो। मैंने उनकी बहुत बकवास सुन ली, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लगता था, लेकिन अब और नहीं। अब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। शाबाश बेटी, यही तो मैं चाहती थी। देख तेरे बाप को कैसे उदास बैठा है, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। कविता जी ने अपने देवर की तरफ देखते हुए कहा और फिर बोली, अरे आपकी बेटी को मैंने पाला है, देखना अपने ससुराल वालों को कैसे सीधा करेगी, जैसे हमारी सासू माँ को मैंने सीधा कर दिया था। आपको तो याद होगा ना देवर जी। ये कहकर कविता जी हंसने लगी और फिर उन्होंने दीक्षा से कहा, देख बेटी, तू जब तक चुप रहेगी तेरे ससुराल वाले तेरे ऊपर हावी रहेंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी उन्हें उनकी बातों का मकुल जवाब दे। और यदि वो लोग गलती से भी तेरे ऊपर दोबारा हाथ उठाएं तो तुम भी पीछे मत रहना। देख बेटा, रिश्ते निभाना तो ज़रूरी होते हैं और थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके रिश्ते निभाने भी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ते बोझ बन जाएं और ज़बरदस्ती निभाना पड़े तो वैसे रिश्तों को ज़बरदस्ती खींचने से कोई फ़ायदा नहीं। तेरे ससुराल वालों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्या पता कल को तेरे साथ कुछ बहुत बुरा कर दें, इसलिए एक बार और कोशिश करके देख लें। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऊंच नीच होती है तो हम जरूर उस रिश्ते से तुझे आज़ाद कर देंगे। समाज के डर से हम अपनी बेटी की जान खतरे में थोड़ी न डालेंगे। हम सब तेरे साथ हैं, देख लेंगे वो क्या करेंगे, इसलिए मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना। उन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें उनकी औकात न दिखाई तो मेरा नाम भी कविता नहीं। तभी दीक्षा ने कहा, आप क्या करने वाली हैं ताई जी? अरे बेटी, बस तू देखती जा और आराम से अभी 10-12 दिन अपने मायके में रहे। कोई ज़रूरत नहीं है अपने ससुराल वालों को फ़ोन करने की, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरे घर चल, नहीं तो तेरी माँ फिर तुझे अपने जैसा बना कर रख देंगी। मेरे घर में मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे जालिमों से कैसे सामना किया जाता है और कैसे उन्हें सबक सिखाया जाता है। क्यों देवरानी, सही कह रही हूँ ना मैं? तभी दीक्षा की माँ सुनीता जी बोली, जैसा आपको ठीक लगे दीदी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तो खुद आपके भरोसे ही बैठी हूँ। तभी कविता जी ने कहा, सामान पैक कर ले बेटी, तेरी माँ से कुछ नहीं होने वाला, मेरे घर चल, सब कुछ ठीक कर दी हूँ। और दीक्षा अपनी ताई जी के साथ उनके घर चली गई। एक सप्ताह अच्छे से बीत गया। एक सप्ताह बाद उसके पति पवन का फ़ोन आया कि वापस कब आएगी। तो दीक्षा ने कहा, मैं क्यों वापस आऊँ? क्या मैं अपनी मर्जी से आई थी? तुम मुझे छोड़ कर गए थे।
अब जब तुम मुझे लेने आओगे तभी मैं आऊँगी। ये सुनते ही पवन ने गुस्से से कहा, इतना घमंड, अगर मैं तुझे लेने नहीं आया तो क्या जिंदगी भर मायके में ही पड़ी रहेगी। तभी दीक्षा ने कहा, बिल्कुल मेरे मायके वालों के लिए कोई बोझ नहीं हूँ। तभी फ़ोन कविता जी ने अपने हाथ में लिया और बोली, मैं कविता बोल रही हूँ, दीक्षा की ताई जी, जरा अपनी माँ से बात कराना। तो पवन ने कहा, क्यों, मम्मी से बात करके क्या करना है। ये सुनकर कविता जी ने गुस्से से कहा, तो क्या मैं तुमसे बात करूं? कहो तो मैं तुमसे भी बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं दीक्षा की माँ नहीं ताई जी हूँ। और तुम लोगों को शायद अभी मेरे बारे में पता नहीं। तुम लोग जितने टेढ़े हो ना, उसकी 10 गुना ज़्यादा टेढ़ी हूँ मैं। इसलिए मेरे से मत उलझना, नहीं तो तुम लोगों को भारी पड़ जाएगा। और शायद तुम्हें पता नहीं कि दीक्षा मेरी बेटी है। मैंने उसे बचपन से पाला है, भले ही उसे जन्म नहीं दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसका दुख देख पाऊंगी? ये सुनकर दीक्षा के पति ने अपनी माँ को फोन पकड़ा दिया। उसे लगा कि मेरी माँ दीक्षा की ताई जी को अच्छा जवाब दे सकेंगी। तभी दीक्षा की सास ने गुस्से से कहा, हाँ, कौन बोल रहा है और किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे से उल्टा सीधा बोलने की। तभी कविता जी ने भी तेज आवाज में कहा, मैं दीक्षा की ताई जी बोल रही हूँ, कविता देवी, और मेरी हिम्मत हुई तुम्हारे बेटे से ऐसे बात करने की। लेकिन तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की, उसके ऊपर अत्याचार करने की। आइंदा अगर ऐसी गलती की तो ईंट से ईंट बजा दूंगी। जानते नहीं तुम लोग मैं कौन हूँ। दीक्षा को लग रहा था कि ताई जी कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, कहीं रिश्ते बिगड़ न जाएं, तो अपनी ताई जी को इशारों में चुप कराने लगी। तो कविता जी ने इशारे में दीक्षा से चुप रहने के लिए कहा और कुछ बातें सुनाकर फोन रख दिया। दीक्षा की सास को समझ में आ चुका था कि कविता जी बहुत ही टेढ़ी औरत हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा, जा बेटा, जाकर उस दीक्षा को ले आ। उसकी ताई जी उसकी माँ जैसी सीधी औरत नहीं है, पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर देंगी। तो माँ की बात मानकर पवन दीक्षा को लेने के लिए उसके मायके आ गया। तभी बेटी को ससुराल भेजते वक्त कविता जी ने कहा, इस बार यदि मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो याद रखना, तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी पत्नी है, ये पूरे सम्मान के साथ तुम्हारे घर में रहेगी और इसका पूरा ख्याल रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। यदि इसका बाल भी बाका हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं। दीक्षा के पिता ने भाभी को इशारों में चुप रहने के लिए कहा। उन्हें लग रहा था कहीं रिश्ते बिगड़ न जाएं, लेकिन कविता जी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने दीक्षा के पति को खूब खरी खोटी सुनाकर दीक्षा को विदा किया। उनके जाने के बाद कविता जी ने अपने देवर रमेश को डांट लगाते हुए कहा, यही चुप्पी तो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ी है। पहले तुम्हारी पत्नी के ऊपर अत्याचार हुए और बेटी के ऊपर हो रहे हैं ना। तुम पत्नी के लिए आवाज उठा पाए और ना ही बेटी के लिए आवाज उठा पा रहे हो। इस बार जो डोज दिया है ना, उसे देखना 100 बार सोचेंगे दीक्षा को कुछ भी बोलने से पहले। और यदि गलती से भी दीक्षा को कुछ बोल दिया तो फिर तुम देखना मैं उनका क्या हाल करती हूँ। दीक्षा हमारे लिए बोझ नहीं है। ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फायदा नहीं। पहले तो रिश्तों को निभाने की कोशिश की जाएगी और यदि उसके बाद भी रिश्ते नहीं सुलझे तो ऐसे रिश्ते निभाना मेरी नज़र में तो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा दीक्षा का तलाक करवा कर उसकी दूसरी शादी करवाएंगे। भले ही कुछ वक्त की परेशानी होगी, भले ही तुम्हें समाज का डर हो, लेकिन कम से कम दीक्षा की ज़िंदगी तो बच जाएगी। अब दीक्षा के पिता के पास अपनी भाभी की बातों का कोई जवाब नहीं था और इस बार दीक्षा की ताई जी ने दीक्षा को अच्छे से समझा कर भेजा था। दीक्षा के ससुराल वाले भी इस बार थोड़ा कम बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं कविता जी की बातों का डर था। अब यदि गलती से भी दीक्षा की सास गलत बोलती या दीक्षा का पति और ननद कुछ कहते तो दीक्षा तुरंत पलट कर जवाब दे देती। इसी तरह दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे दीक्षा के ससुराल वालों को लगा मामला ठंडा पड़ चुका है और उन्होंने फिर से दीक्षा के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। इसी तरह एक दिन किसी बात पर उसके पति ने दोबारा उसके ऊपर हाथ उठा दिया। इस बार दीक्षा पहले से तैयार बैठी थी। उसने भी पलटकर पति को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसे देखकर उसकी सास और ननद भी सहम गई। पवन जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तो दीक्षा ने भी जोर से कहा, अभी तो बस हाथ उठाया और अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर
दूसरे हाथ में दे दूंगी, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती दोबारा मत करना। ये सुनकर दीक्षा की सास चिल्लाते हुए बोली, मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तो दीक्षा ने भी दोगुनी आवाज में चिल्ला कर कहा, अभी तो आपके बेटे के ऊपर हाथ उठाया, अगर आपने भी खुद में सुधार नहीं लाया तो आपकी भी खैर नहीं। दीक्षा का ये रौद्र रूप देखकर उसकी सास, ननद और पति तीनों को समझ में आ गया कि ये पहले वाली दीक्षा नहीं है। इसलिए उस वक्त तो वो तीनों माँ बेटे चुपचाप वहाँ से चले गए, पर उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि दीक्षा ने उसके बेटे पर हाथ उठाया। इसलिए दीक्षा की सास ने कहा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उनकी बेटी बोली, हाँ माँ, हिम्मत कैसे हुई उसकी भैया के ऊपर हाथ उठाने की? क्या समझ रखा है इसने अपने आप को? इस घर की बहू है, इसलिए चुपचाप घर के काम करें और 2 रोटी खाएं, पर नहीं, खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी। ये तो हमें इसका कुछ तो अंजाम करना ही पड़ेगा। तभी उसकी माँ ने कहा, हम जो कुछ भी करेंगे पूरे दिमाग से करेंगे बेटी, ताकि हमें कुछ भी ना हो और साथ ही इस दीक्षा का भी काम तमाम हो जाए। फिर एक सीधी सादी सी लड़की देखकर पवन की शादी करेंगे। इस दीक्षा के साथ रहना तो अब मुश्किल है। अब तो ये पलट कर जवाब भी देने लगी है, कुछ तो प्लान बनाना पड़ेगा इसे रास्ते से हटाने का। और तीनों मिलकर कुछ डिस्कस करने लगे तो 2 दिन बाद ही घर पर पुलिस आई और दीक्षा की सास, ननद और पति को गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों किया। तभी पुलिस ने कहा, हम तुम्हें दीक्षा को मारने की साजिश करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। तभी दीक्षा की सास ने गुस्से से कहा, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? देख नहीं रहे दीक्षा तो ठीक ठाक आपके सामने खड़ी है। हाँ, मैं ठीक ठाक इनके सामने खड़ी हूँ माँ जी, पर तुम लोगों की साजिश से बच गई, लेकिन तुम लोगों की सारी साजिश की पोल पट्टी इन लोगों तक पहुँच चुकी है। तब तक दीक्षा की ताई जी भी वहाँ आ गई और अपने दामाद को एक जोरदार तमाचा जड़ती हुई बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी फिर से ऐसी हरकत करने की? मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की तुम लोगों ने। तभी पवन ने कहा, ये आप क्या बोल रही हैं? हम दीक्षा की जान क्यों लेंगे? बेवकूफ़, तुझे क्या लगा मैंने मेरी दीक्षा को ऐसे ही तुम लोगों के पास भेज दिया? तुम लोगों ने 3 बार दीक्षा को मायके में छोड़ा है। मैं तभी समझ गई थी कि तुम लोग बहुत नीच हो, पर फिर भी मैं एक मौका देकर देखना चाहती थी और तुम लोगों को देख लिया। तुम सुधरने वाले नहीं, तुम्हारी जगह घर में नहीं जेल में है। तुम्हें क्या लगा मैं मेरी बेटी की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचूंगी? ये सुनकर दीक्षा की सास और पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कविता जी ने अपने मोबाइल में कुछ रिकॉर्डिंग उन लोगों के सामने दिखाई। रिकॉर्डिंग में दीक्षा की सास और पति मिलकर एक हाई वोल्टेज करंट वाले वायर को जमीन पर रख दिया और जमीन पर पानी गिरा दिया। दीक्षा को मारने की पूरी प्लानिंग की गई थी और ये एक नेचुरल डेथ है, ये दिखाने के लिए दिमाग लगाया गया था। पर ये सारी रिकॉर्डिंग उनके सामने कैसे पहुंची, ये सोचकर दीक्षा का पति पवन हैरान हो गया। तभी कविता जी ने कहा, तुम लोगों की नीयत मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने दीक्षा को सिखा कर भेजा था कि जिस दिन भी घर में कोई नहीं हो मुझे कॉल करना। तब तक सुमित दीक्षा का भाई भी आ गया और उसने भी दीक्षा के पति पवन को 2-4 तमाचे जड़ दिए और बोला, हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को मारने के बारे में सोचने की? तुझे तो मैं जिंदगी भर जेल से नहीं निकलने दूंगा। तभी कविता जी बोली, तुझे पता है मेरा बेटा क्या काम करता है? सुमित सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करता है। और क्या वो ये काम अपनी बहन के घर में नहीं कर पाएगा? एक दिन तुम तीनों माँ, बेटा और बहन किसी पार्टी में गए थे और दीक्षा को नहीं लेकर गए। दीक्षा को तो बस यही मौका चाहिए था। उसने तुरंत अपने भाई सुमित को फ़ोन किया और सुमित ने तुम्हारे पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए। तुम लोगों के आने से पहले वो सब कुछ करके जा चुका था और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। और सारी कैमरे हिडन कैमरे थे जो कि तुम्हें दिखने वाले नहीं थे। मैंने इसका एक्सेस अपने मोबाइल पर ले रखा था। दीक्षा को तो पता भी नहीं था कि तुम लोगों ने इसे मारने के लिए इतना इंतजाम कर रखा है, क्योंकि उसने अपना मोबाइल देखा ही नहीं। लेकिन मैंने समय पर देख लिया था, तो वहाँ दीक्षा के जाने से पहले ही मैंने
उसे कॉल कर दिया कि तुम उस साइड मत जाना, वहाँ तुझे मारने के लिए बिजली के तार बिछाए गए हैं और पानी गिराया गया है। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। तुम लोगों की सारी करतूतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो कि पर्याप्त सबूत है। अब देखो तुम लोगों की ज़िंदगी में कैसे नरक बनाती हूँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने समय पर मोबाइल देख लिया, नहीं तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाता। तब तक दीक्षा के माता पिता भी आ चुके थे। आज दीक्षा के पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने भी अपने दामाद को 2-4 तमाचे जड़ दिए। हिम्मत कैसे भी मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब तुम लोगों की खैर नहीं, तुम लोगों की सारी जिंदगी अब जेल में बीतेगी। तभी कविता जी ने दीक्षा की माँ की ओर देखा और बोली, देवरानी आज भी क्या तुम खामोश रहोगी? अपने लिए ना सही, लेकिन क्या अपनी बेटी के लिए भी आज भी आवाज़ नहीं उठाओगी? तो दीक्षा की माँ को आज अपनी जेठानी की बातें अंगारों की तरह लग रही थी। उन्होंने भी आओ देखा ना था और सीधा दीक्षा की सास के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। दीक्षा की ननद ने कुछ बोलना चाहा तो उसे भी 2 चाटे जड़ दिए और फिर अपनी बेटी दीक्षा को गले लगाकर रोने लगी और बोली, बेटी तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ मैं ठीक हूँ। तभी दीक्षा के पिता रमेश जी ने कहा, माँ बाप समाज के डर से बेटी को ऐसे जालिमों के घर में बार बार भेज देते हैं, पर गलती से अगर गलत घर में शादी हो भी गई तो इसका ये मतलब नहीं कि वो शादी निभाना ज़रूरी है। क्या फ़ायदा ऐसी शादी निभाकर जहाँ उनकी बेटियों की जान चली जाए। ये माँ बाप की गलती होती है कि बेटियों को ज़बरदस्ती अनचाही शादी निभाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और जिसकी वजह से अक्सर बेटियों की जान चली जाती है। अरे जिस बेटी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसकी जान जाने का माँ बाप को दुख नहीं होता। समाज के डर से उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में क्यों बांधना? आज मुझे किसी समाज का कोई डर नहीं। मेरी बेटी अब इस जालिम रिश्ते में नहीं रहेगी। इसका तो जो होगा वो होगा, पर मैं अपनी बेटी का इस अनचाहे रिश्ते से तलाक करवा कर रहूँगा। तभी कविता जी ने भी कहा, आज आप लोगों को जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। समाज का डर कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी औलाद, हमारा अपना परिवार सब कुछ होता है। ज़रूरत पड़ने पर यही हमारे काम आते हैं, ना कि समाज। समाज का तो काम ही है, अगर आप अच्छा करो तो भी बोलेंगे और अगर आप बुरा करो तो भी बोलेंगे। तभी दीक्षा के पिता ने कहा, भाभी जी दीक्षा का साथ देने के लिए मैं ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूँगा। तो कविता जी ने कहा, रमेश जी ये क्या बात कही आपने? ये मत भूलो कि दीक्षा मेरी भी बेटी है और तुम दोनों से ज़्यादा हक मेरा दीक्षा पर है। तभी दीक्षा की माँ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाभी, दीक्षा आपकी बेटी भी है। सही मायने में आप ही दीक्षा की माँ हैं। कहकर सुनीता जी ने अपनी जेठानी को गले से लगा लिया और उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, माँ बाप का सबसे बड़ा फर्ज बेटी की जान बचाना है, न कि समाज की इज्जत, क्योंकि समाज तो 2 दिन बातें करेगा और फिर भूल जाएगा, लेकिन अगर बेटी ने हमेशा के लिए अपनी सांसें खो दी तो वो कभी लौट कर नहीं आएंगी। इसलिए बेटियों को डरपोक नहीं, मजबूत बनाइए ताकि वो अन्याय और जुल्म के खिलाफ खड़ी हो सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।